नमस्कार, स्वागत है आपको हिस्ट्री के इस सीरीज में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, आज हम इस क्रम में बातचीत करने जा रहे हैं साइमन कमीशन पर और ये आधुनिक इतिहास का अपना 23वां टॉपिक होगा। इससे पहले हम 22 टॉपिक का डिस्कशंस पूरे डिटेल में, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं उसका पूरा विश्लेषण करके प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं और अग्रिम परीक्षा की तैयारी के लिए लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करते हैं साइमन कमीशन पर। और साइमन कमीशन से संबंधित ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डॉट यानी डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। यानी कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो ये क्लेमेंट इटली जो है ये किसके सदस्य थे? क्या वो बेवेल आयोग के सदस्य थे, साइमन कमीशन के सदस्य थे, क्रिप्स मिशन के सदस्य थे या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो क्लेमेंट इटली जो है वे साइमन कमीशन के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? साइमन कमीशन के सदस्य थे। आप कुछ डिटेल में यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा गया है क्लेमेंट इटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? 3/2/1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे तथा वर्ष 1945 से वर्ष 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और साइमन कमीशन जब भारत आए 3 फरवरी 1918 को, तो इसके एक मुख्य सदस्य थे, उनका नाम था क्लेमेंट इटली। और क्लेमेंट इटली साइमन कमीशन के सदस्य बनकर के भारत आए और उसके बाद 1945 में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और कब तक रहे? 1951 तक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ प्रश्न कहा गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1930 में, 1928 में, 1931 में या 1927 में? और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 को पूछा गया है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगर पूरे डेट पूछे तो 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। जी, यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे इसका डिस्कशन दिया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। यानी साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 1927। कब की गई? 8 नवंबर 1927। इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे तथा जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कहता है कि इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई तथा साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और काली झंडी दिखा करके मुंबई में इसका विरोध किया गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? क्या वो हैरी लेवी लॉसन था?
क्या वो क्लेमेंट इटली था, क्या वो जेम्स ए स्कॉट था, या जॉन साइमन था? सदस्य कौन नहीं था? तो ये तो सदस्य थे जो 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। ये किस पार्टी से आते थे? लीबर पार्टी से। लीबर पार्टी से ये आते थे। चलिए, ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। हमसे क्या पूछा गया है? सदस्य पूछा गया है, तो यहाँ पर सदस्य क्या हो जाएगा? जॉन साइमन। जॉन साइमन जो है वो साइमन, एक मिनट, तो इसमें सदस्य मतलब ये भी तो हो सकता है कि शामिल नहीं थे, तो ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी जेम्स ए स्कॉट। कौन हो जाएगा? जेम्स ए स्कॉट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शामिल नहीं होंगे वही सदस्य नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? जेम्स साइमन। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन का यहाँ देखिए लिखा गया है कि साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे, जिनके नाम निम्नलिखित है। पहला, सर जॉन साइमन जो अध्यक्ष बने, क्लेमेंट इटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कार्डोगन, वर्नॉन हार्ट्सोर्न, जॉन रिचार्ड लेस फॉक्स, और कौन थे? डोनाल्ड स्टिलिन पावर होवर्ड। ये 7 तो उनके सदस्य थे। अब ऑप्शन में कौन नहीं है? तो ऑप्शन से अगर जाएं हम लोग, तो ये जो है जेम्स ए स्कॉट, ये उनके सदस्य नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, यहां प्रश्न दिया गया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? पहला में कहता है इस आयोग से संबंधित लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दूसरा है इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। तीसरा है इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे। या चौथा है इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। सबसे मुख्य कारण यही है, आप देखे होंगे कि इसके सभी सदस्य कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। इसमें 7 सदस्य थे जो 7 संसद थे, और ये 7 सदस्य कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अब आप बताइए, ब्रिटेन के लोग आकर के भारत में भारत का भविष्य तय करेंगे, क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ पता है? और यही मुख्य कारण बना कि साइमन कमीशन का लोग बहिष्कार कर दिए, यानी डी इज द राइट आंसर। यहां आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण भारतीयों को कमीशन का सदस्य न बनाए जाना और भारत के शासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना था। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। इस आयोग के सभी सदस्य कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। ब्रिटेन हमने बोल दिया, ब्रिटिश या ब्रिटेन कहिए, ब्रिटिश के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था 1927 में, 8 नवंबर 1927 में, 8/11/1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 संसदों का एक समूह, 7 संसद सदस्य का एक समूह बनाया गया, जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन, और इसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। और ये भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। आप यहां देख सकते हैं कि 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर जी। चलिए तो प्रश्न क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं। कहता है कि साइमन आयोग का 1927 में
बहिष्कार क्यों किया गया? पहला, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने हेतु। दूसरा है क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल के सदस्य नहीं था। तीसरा है कि आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में, या जालियांवाला बाग नरसंहार का विरोध करने हेतु। तो आपको पता है जालियांवाला बाग नरसंहार तो 1919 में हुआ था, महात्मा गांधी गिरफ्तार नहीं। इसका मुख्य कारण था कि आयोग में कोई भारतीय मूल के सदस्य नहीं थे। आयोग में 7 सदस्य जो थे, ये 7 सदस्य 7 ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश के सांसद ही थे, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ ये रहा कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जस्टिस पार्टी यानी पंजाब तथा यूनियनिस्ट पार्टी मद्रास ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। याद रखेंगे, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का क्या किया था? समर्थन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 2, 3, 1 या 0? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 के 7 ब्रिटेन के थे और वो 7 सांसद थे ब्रिटेन के, इसलिए इसमें हो जाएगा 0 यानी 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा भी दी है। किसे श्वेत कमीशन कहा जाता है? याद रखेंगे, साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, वह है श्वेत कमीशन। कौन सा कमीशन? श्वेत कमीशन। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, साइमन कमीशन के जगह पर आपसे श्वेत कमीशन भी पूछा जा सकता है कि श्वेत कमीशन भारत कब आया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? क्या वो साइमन कमीशन था, भारत सरकार अधिनियम 1919 था, मार्ले मिंटो सुधार था, या रॉलेट एक्ट था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करते हुए हुआ था, यानी ए इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कमीशन के विरोध करते हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ये बात भी इंपॉर्टेंट बनता है कि साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग मुंबई पहुंचा तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करने हेतु लाठी चार्ज के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे कहाँ? लाहौर में। कौन? लाला लाजपत राय, जिस पर लाठी चार्ज की गई और लाठी चार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यानी कुल मिलाकर कहे तो किस विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? निम्नलिखित प्रश्नों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ हेतु किया गया था। दूसरा, उसके सदस्य सर जॉन मार्शल थे, तो ये तो सही है, सर जॉन मार्शल थे। अगला, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। और अगला, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। यानी अभी तक 2 और 4 सही है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें 4 नहीं है,
इसमें 2 है, इसमें 4 नहीं है, तो इसका इसमें 2 और 4 दोनों है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। यानी 3 जो है सही आंसर है। मतलब उसने संघीय प्रकार के सरकार के लिए संस्तुति की, दूसरे बाद भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया, और 2 कि उसका अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। यानी सी इज द राइट आंसर। यहां आप देख सकते हैं, कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यकता होने पर भावी सुधारों को प्रस्ताव करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कहता है कि साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। सर जॉन इसके अध्यक्ष बने तथा इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़ करके संघीय भावना और उनके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाए। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारा के साथ जुलूस निकाला गया। यानी यहां आप देख सकते हैं, ये था उसका डिस्कशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न फिर से पीसीएस में ही पूछा गया है। और ये कहां पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया और फिर यूपी पीसीएस प्री स्पेशल में भी पूछा गया। कहता है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए में है साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में। तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाहौर में, कहाँ, लाहौर में लाला लाजपत राय क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, या लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कहाँ, लाहौर में। ये बात भी याद रखेंगे, पूछ सकता है कहाँ घायल हुए थे, तो लाहौर में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। यानी ये किसने कहा था, ये कथन स्टेटमेंट याद रखेंगे। ये किसकी कथन है कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील होगी। ये बात लाला लाजपत राय जी बोले थे जब उन्हें घायल कर दिया गया था लाठी से मार मार के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पर कहता है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे एमएल नेहरू, जे नेहरू, आरके नेहरू या बीएल नेहरू। बताइए नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि साइमन कमीशन 1927 के प्रयुक्त में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान की खांचा था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय
सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। दो मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। 9 लोग क्या थे? इस समिति के सदस्य थे। तो शॉर्ट में मोतीलाल नेहरू को ML नेहरू भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? ML नेहरू भी कहा जा सकता है। तो चलिए आप बताइए, आप जवाब दीजिए कि इसमें से कौन इसका सही आंसर हो सकता है। जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो सकता है, इसका सही आंसर हो जाता है मोतीलाल नेहरू यानी ए। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इसके सचिव थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? क्या वो राजगोपालाचारी और सरदार पटेल थे, पंडित मोतीलाल नेहरू या गोविंद बल्लभ पटेल थे, सर तेज बहादुर सप्रू या जयप्रकाश थे, या जवाहरलाल नेहरू या जगजीवन राम जी थे? तो इसमें राजगोपालाचारी और सरदार पटेल जी थे, यानी यहाँ से ए हो जाता है सही आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं, ओह देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत टफ लेवल का माना जा सकता है, क्योंकि ये IAS प्री 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस का अनुशंसा किया गया है? सबसे पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो कब बना था? 1928 में। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य की दर्जा की बात की गई थी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि अधिराज्य की दर्जा की बात की गई थी। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि अधिराज्य की बात की गई थी, यानी एक गलती है। तो जहाँ जहाँ एक है वो सब गलती है। तो अब सही कौन हो गया? तो सही हो गया बी। चलिए लेकिन थोड़ा डिस्कशन अब हम लोग और देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का भी प्रस्ताव किया गया था। तो ये तो सही है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किया गया था। दूसरा अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये भी सही है। और इस प्रकार से अपना बी इज द राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ए गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि निम्न में से किस वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंग के गठन से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंग के गठन के संदर्भ में है या से संबद्ध है? पहला जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण।
कुट 1 में है ए 1 2 3, बी में है 2 3 4, सी में है 1 और 2 और डी में है 2 और 3। और ये यूपी लोअर स्पेशल का प्री 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए ज़रा इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं यहाँ पर। तो कहा गया है कि वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की गठन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। दो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस लिंक का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लिंक ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक का स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अब यहाँ बताइए कहाँ कहाँ है ये ऑप्शन में। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यानी 2 और 3 सही, 1 और 2 सही है, यानी बी सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन प्रश्न हो गया खत्म दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सीरीज लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।